बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को। जी, आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है वो केएमटी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है केएमटी। केएमटी स्टैंड फॉर किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को आपने याद रखना है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम एक एमसीक्यूज की शक्ल में तमाम पोस्टुलेट को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ केएमटी। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट नहीं है? ऑप्शन ए है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इनएलास्टिक। लफ्ज लिखा हुआ है इनएलास्टिक। तो केएमटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम ये पढ़ आए कि ये जो कोलिजन होगा ये लाजमी तौर पर इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी और मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। तो दैट्स ये पहली वाली ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरी ऑप्शन है जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वन अनदर। ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने केएमटी थ्योरी में पढ़ा कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मच लार्जर होता है एज कंपेयर टू देयर साइज। दैट्स व्हाई ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट द कोलिजन्स। तो दिस मींस दैट ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो गलत हो गई। कभी भी गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द केएमटी थ्योरी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे होते। दिस मींस दैट इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो मानी जाएगी, जबकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मानी जाती है। तो ये बात भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। सारी की सारी एनर्जी आइडियल गैस में कौन सी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की? दैट इज अ होली काइनेटिक एनर्जी। तीसरी ऑप्शन है अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस मस्ट हैव इंटरमीडिएट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये भी हमारा पोस्टुलेट है कि हमारे पास अगर कोई भी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस ले लें तो इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? ऑल ऑफ दीज। देखिए चैप्टर क्या है? हीट। एंड सेकंड पार्ट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट क्या है? हीट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है फ्रॉम द हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को। तो डेट्स से कुछ टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें हम जनरली एक दो बातों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। जी, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल कौन कौन सी हैं? आप सबको पता है टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स हमारे पास तीन किस्म की होती हैं, केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन इज द एसआई यूनिट्स। अब देखिएगा हमारे पास जब भी हम कोई थर्मोमीटर बना रहे होते हैं तो हम उसके दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। हमारे पास केल्विन स्केल में जो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं वो 273 होगा, जबकि इसका अपर रेफरेंस पॉइंट जो है वो 373 लिया जाता है। सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका लोअर रेफरेंस पॉइंट होगा और अपर रेफरेंस पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर रेफरेंस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अपर रेफरेंस पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको नजर आ रहा है केल्विन स्केल्स में कितनी डिवीजन्स हैं? 100 डिवीजन्स, 373 और 273 तक। सेंटीग्रेड स्केल में कितनी डिवीजन्स हैं? 100 डिवीजन्स, 100 और 0 के दरमियान। फ़ारेनहाइट में कितनी डिवीजन्स हैं? 180 डिवीजन्स, 212 से 32 तक। तो दैट्स इट इज वेरी मच क्लियर दैट ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन बोली जाएगी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसे हम 0 केल्विन बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल पर 0 केल्विन से रिप्रेजेंट होगा, सेंटीग्रेड स्केल पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से रिप्रेजेंट होता है और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल के ऊपर ये -460 डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? उसके अकॉर्डिंगली ये 310 केल्विन होगा, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो आपने याद रखनी। देखिए इनकी कन्वर्जन्स कैसे की जाती है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूलाज पढ़ते आ रहे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं पॉइंट्स को। देखिए हमारे पास जब भी सेंटीग्रेड स्केल को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या किया जाएगा? हम सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है
उसमें से इस तरह से करेंगे, जो केल्विन टेम्परेचर दिया गया है उसमें से -273 कर देंगे, तो ये जो केल्विन स्केल है ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीग्रेड में। और अगर इससे रिवर्स करना होता तो क्या करते हैं, सेंटीग्रेड स्केल में 273 ऐड कर देते, तो अब हमारे पास ये सेंटीग्रेड स्केल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केल्विन में। फ़ारेनहाइट, अच्छा T डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया, ये फ़ारेनहाइट में हम इसमें इसके रिलेशंस देखते हैं, इनका कन्वर्जन्स देखते हैं, तो ये 100/180 TF-32 हो जाएगा। 100/180 को 5/9 भी लिखा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर ऐसे भी हो सकता है। तो डेट से अगर आपको एक टेम्परेचर दिया गया हो और आप उसको दूसरे टेम्परेचर में अकॉर्डिंग टू दीज रिलेशंस कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा, जितना सेंटीग्रेड स्केल में चेंज आता है उतना ही चेंज केल्विन स्केल में आएगा। मैंने चेंज की बात की है, वजह क्या है, इन दोनों स्केल्स के नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। दिस मींस दैट अगर आपसे कहा जाए कि सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स का चेंज आया, आप बताएं अगर हम इसे केल्विन स्केल के अकॉर्डिंगली मेजर कर रहे होते इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को, तो अब कितना डिविजन्स का चेंज आना चाहिए था, तो डेट इज आल्सो द 100। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर 25 डिविजन्स का चेंज आया है, फ़ारेनहाइट स्केल पर ये चेंज कितना आएगा, तो हम अब 25 को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 45 निकल आएगा। एंड सिमिलरली अगर आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज लेना चाह रहे होते तो आप इससे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते। एक क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास, एट विच टेम्परेचर बोथ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स मेजर द सेम रीडिंग। ये अंडरस्टूड सी बात है, तमाम स्टूडेंट को ज़बानी याद होता है। मैंने एक एक्चुअली प्रॉपर्टी के लिए ये रिलेशन या MCQs लिखा। देखें हमारे पास आपस में इक्वलिटी होल्ड कर रही है क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है। अब देखें टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड माइनस इसकी जो इनिशियल वैल्यूज थी 0 डिवाइडेड बाय जितना इनका डिविजन है या जितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 100, दैट शुड बी इक्वल टू द टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। इनिशियल वैल्यूज क्या थी, -273, और इसमें कितनी डिविजन्स थी, डिफरेंस कितना था 100, दैट शुड बी इक्वल टू द टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल माइनस जो इसकी इनिशियल वैल्यूज थी 32 और डिफरेंस ऑफ जो दोनों वैल्यूज का दरमियान डिफरेंस होगा दैट इज 180 डिवीजन। आपके पास अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसमें कोई भी कन्वर्जन्स या कोई भी मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा अब हमने कहा क्या कि हमें टेम्परेचर जहां पर एक जैसा मेजर्ड हो रहा हो, मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंप्यूट कर लेता हूँ। TC का मतलब है आप इसे x मान लें, -0 x ही रहेगा डिवाइडेड बाय 100। TF की जगह पर भी मैं x लिख लेता हूं क्योंकि हमें सेम टेम्परेचर मेजर करना था। -32/180, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इधर मल्टीप्लाई होकर 18x हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई होकर 10x -320 हो जाएगा। ये 10 इधर आकर माइनस हुआ तो 8x बच गया, 8x -320 के बराबर है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो थर्मोमीटर्स होंगे वो एक जैसी रीडिंग ही मेजर कर रहे होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेशर ऑफ अ गैस। देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर इज एक्चुअली द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया। प्रेशर एक्चुअली मोमेंटम ट्रांसफर्ड है किसको, वॉल ऑफ द कंटेनर को, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन भी सिंपल MCQs में पूछी जा सकती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट आपके ध्यान में रहना चाहिए। देखिए हमारे पास एक कॉमन सी मिस्टेक होती है, कुछ क्वेश्चंस की शक्ल में हम इसे समझते हैं। देखिए एक कंटेनर है, उसमें हमने कोई गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। लेट्स सपोज हम एक गैस मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं जिसका मास m था, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद वेलोसिटी v। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे होते तो दैट्स व्हाई यहाँ पर कोलिजन की शक्ल में फोर्स लगेगी। अगर ये मॉलिक्यूल जाकर इस फेस ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करके वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है विद द वेलोसिटी v, डायरेक्शन चेंज होगी तो ये -v हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो स्टूडेंट फौरन से पहले आंसर 0 देंगे बिकॉज एक मोमेंटम mv था दूसरा -mv था। तो देखें चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या था, -mv माइनस था इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, mv, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई थी, दैट्स व्हाई हमने नेगेटिव का साइन एक्सर्ट किया। तो दैट्स व्हाई अब हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा, दैट इज द -2mv। तो इसको अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला आमतौर पर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, तो यही फॉर्मूला है। वॉल्यूम एक्चुअली क्यूब का लेंगे तो डेट्स व्हाई मैंने L क्यूब लिख दिया। अगर इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं
तो अब हमें जो टोटल मास लेना होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके लेना होगा। तो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला को जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूं ताकि जो फॉर्मूला अगर आपके जहन में होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा, एक हमारे पास ये वैल्यूज वी स्क्वायर के साथ ये ब्रैकेट्स लिखी हुई है, इनको हम मीन बोलते हैं। तो एक्चुअली ये किसकी वैल्यूज लिखी है? ये मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यूज लिखी है। ये किसके बराबर होगी? हम तमाम की तमाम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की स्क्वायर स्पीड लेंगे। ये मॉलिक्यूल नंबर 1 की मीन स्क्वायर स्पीड है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 की है, ये 3 की एंड अप टू सो ऑन, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उससे इसे डिवाइड कर देंगे। डेट से कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल की मीन स्क्वायर स्पीड 3 है, दूसरे की 4 है और तीसरे की 5 है, तो आप इसकी बता दें कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यूज क्या होगी, तो हम इन सब को ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करते हैं। और अगर लफ्ज रूट मीन स्क्वायर हो तो फिर हम इसके साथ दोनों साइड पर रूट बी लेंगे। मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब है वी स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर का मतलब है आप सिंपल वी की वैल्यूज को मेजर करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पर आपको रूट बी लेना होगा। प्रेशर का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जी। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला लिखा हुआ है मेन स्ट्रीम का, डेट इज 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम हाफ mv स्क्वायर, वेयर हाफ mv स्क्वायर क्या है? डेट इज द काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है? मीन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारा कंसर्न मैटर सिर्फ मोनोटोमिक गैसेस से है। तो डेट से हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे? ट्रांसलेशनल मीन काइनेटिक एनर्जी को। तो याद रखिएगा, मोनोटोमिक गैसेस के लिए जो प्रेशर है वो मीन काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं निकलता, बल्कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहां पर डायटोमिक गैस होती तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकलती, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती और उसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती। उसका फॉर्मूला एक डिफरेंट पैरामीटर पर बनता। हम सिर्फ यहां पर मोनोटोमिक गैसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फॉर मोनोटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डेट्स व्हाई मोनोटोमिक गैसेस के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखिएगा। देखें, यहां पर V की वेरिएशन से प्रेशर में चेंज आएगा, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल को डबल कर दिया, मैंने अभी बोला स्पीड को आप इसके अलावा रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी लफ्ज बोल सकते हो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल को डबल कर दिया तो अब प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? आपको यहां पर नजर आ रहा है कि प्रेशर रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन साथ में स्क्वायर भी लेना होगा। तो डेट से अब प्रेशर कितने टाइम चेंज हो चुका होगा? 4 टाइम। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ एवरेज वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द प्रेशर? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वजह, एवरेज वेलोसिटी 0 ली जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल 0 होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता मीन स्क्वायर स्पीड को डबल कर दिया है, मीन स्क्वायर स्पीड को डबल कर दिया है, तो अब प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये सिंपल इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में, ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा। तो डेट से P डैश किसके बराबर आ जाएगा? 2P। तो ये मैंने कुछ पैरामीटर्स चेंज करके आपके पास प्रेशर की वैल्यूज को डिफाइन करवाया। देखिए, 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली बात पर फोकस करना होगा और अपना एमसीक्यूज को ऑप्ट करना होगा। देखिए, प्रेशर का एक फॉर्मूला इससे पहले 1/3 रो वी स्क्वायर भी लिखा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपके पास डेंसिटी और मीन स्क्वायर स्पीड दे दी गई हो तो आप फिर भी प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा चैप्टर नंबर 6 थोड़ा ध्यान में लेकर आए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू द हाफ रो वी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला अटेन करने के लिए मैं 2/3 इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। तो डेट्स है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा था, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है और उसकी आपने मीन वैल्यूज भी लेनी है। तो डेट्स है, इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं टेम्परेचर का रिलेशन बनाने के लिए। तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ है, PV इज इक्वल टू द nRT, where P is pressure, V for the volume, N is the number of mole, R is the universal gas constant और T for temperature। और ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल का लिया जाता है। ये बात अपने ध्यान में अच्छी तरह से रखिएगा। इसमें R की वैल्यूज क्या होगी और उसके यूनिट्स क्या होंगे? याद रखिएगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देखें जी, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? N ओवर Na, वेयर N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na है एवोगाड्रोस नंबर। तो यहां पर आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों रिलेशंस याद रखिएगा।
अगर मैं ये वैल्यू स्मॉल n की यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो ये R/Na का फैक्टर एक और कांस्टेंट के बराबर होता है, इसे हम k लिखते हैं। k स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होगी। ये वैल्यूज और यूनिट्स अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब अगर हम इन चीजों को कंपेयर कर लें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन बना, डेट इज 2/3 के हाफ mv²। इसका मतलब है टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट द मीन काइनेटिक एनर्जी, डेट इज द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां से आप देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को फोकस कीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को फोकस कीजिएगा, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यूज क्या निकल रही है। अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये 3kT/m अंडर रूट है, और अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये 3 प्रेशर ओवर रो अंडर रूट है। ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं उसे आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा जी, हमारे पास अगर हम इस प्रेशर ऑफ द गैस के टॉपिक को पढ़े तो यहां से हम बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को डिड्यूस भी कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ, अगर हम बेसिक सा प्रेशर का रिलेशन लेकर आएं और इसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है ये फैक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था, तो पीवी इज कांस्टेंट। पीवी इज कांस्टेंट का मतलब हुआ प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं तो ये इनवर्स कर्व की शक्ल में नजर आएगा, और अगर मैं प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाऊं तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन की वजह से स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। चार्ल्स लॉ, इसी इक्वेशन को v इधर ले p डिवाइड कर दें तो ये 2n/3p हाफ mv² हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल आएगा हाफ mv² के, और ये टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट लिया जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं और ये टेम्परेचर मैंने केल्विन स्केल में लिया है तो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी, और अगर ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लूं तो यहां पर कुछ एक्स इंटरसेप्ट भी निकलेगा और ये यहां पर आकर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीट कर रही होगी। डेट्स वाई ये अब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इन दोनों लॉज को ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे सिंपल पूछ दिया जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आसान सा हमारे पास ऑप्शन मिल सकती है। चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, आप टेम्परेचर को डबल कर दें, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द वॉल्यूम, तो ऑटोमेटिकली वो भी डबल हो जाएगा। तो डेट्स ये फॉर्मूलाज अपने ध्यान में रखिएगा। देखिए, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एक कॉमन सा हमारे पास एक एमसीक्यूज है, हमारी बुक की एक एग्जाम्पल भी है। ये एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में आ भी चुका। आपने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की मीन वैल्यूज लेनी है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ टेम्परेचर दिया गया है और आपने मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखिए, टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, उससे हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की मीन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट इज द 3kT/2। 3k की वैल्यूज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 थी। टेम्परेचर, अब गलती नहीं करनी, हमने हमेशा इस सारे फॉर्मूलाज में जो टेम्परेचर लगाना है वो केल्विन स्केल का लगाना होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो इसमें 273 ऐड करने पड़ेंगे, और अगर हम इसमें 273 ऐड कर देते हैं तो यहां पर टेम्परेचर की वैल्यूज निकलेगी 300। तो डेट से मैंने 300 लिख दिया और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल होकर 150 हो जाएगा। 150 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 450 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, इसको कंप्यूट करने का आसान हल है कि मैं इसे राउंड ऑफ करके 1.4 ले लेता हूं, और यहां पर जो हमारे पास इधर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं तो ये 4.5 होगा। तो अब प्रीफिक्स 10 इसकी पावर -21 हो जाएगी। 4.5 को 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रफली गेस किया जा सकता है जो आंसर है वो ये निकल आएगा। प्रीफिक्स हम पहले तय कर आए तो आसानी से हम अपने आंसर पर चले गए। की पॉइंट एक ही था कि आपके पास सेंटीग्रेड स्केल यूज नहीं होनी, यूज क्या करना है, केल्विन स्केल को। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफरेंट पैरामीटर से डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। आप बता दीजिएगा अब काइनेटिक एनर्जीज की रेशो क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी की कौन सी रेशो लेनी है, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी की रेशो लेनी है जब टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था। जनरली आमतौर पर स्टूडेंट फौरन से पहले आंसर देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है,
दैट्स व्हाई 27/327 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आंसर गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? यहां पर तो ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है। मैंने बोला इन तमाम फार्मूलाज में हमने टेम्परेचर किस में यूज करना होगा? केल्विन स्केल में। तो सबसे पहले तो 27 को केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा, 273 ऐड करके ये 300 हो जाएगा। फिर 327 को केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा, 273 ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो अब रेशो निकल आएगी 1:2। तो डेट्स व्हाई ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। देखें, एक और कॉमन मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन की शक्ल में, मैं उसे समझा देता हूं। क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर एट द सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को एक कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर कंटेन कर दिया। अब बता दें काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी। देखिए, अभी हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। जब इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम था तो आपने कतन किसी भी सूरत में यहां पर मैसेज की रेशो नहीं लेनी। बात का ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बता भी दिया जाता है कि मैस ऑफ द ऑक्सीजन ये है, मैस ऑफ द हाइड्रोजन ये है, तो आपने उस पर फोकस ही नहीं करना। मेन की वर्ड था सेम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम निकलेगी। दैट्स व्हाई आंसर 1:1 निकल आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर रखी गई है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो अब मैथ्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहां पर हमारे पास जो रिलेशन है ना, t is 2/3 के हाफ mv² लगेगा। t कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ये 2 भी कांस्टेंट, ये m इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मैस में इनवर्स रिलेशन निकलेगा। दैट्स व्हाई ये मैस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओवर द मैस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था और अगर हमें इसे स्क्वायर को खत्म करना होगा तो अंडर रूट भी लेना होगा, तो इस इक्वेशन का अंडर रूट ले लेते हैं। 1/16 की रेशियो निकलेगी और अगर आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो आंसर जो है वो 1/4 निकल आएगा। तो डेट्स है, अगर इसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बात पूछी जाती तो काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ एक ही पैरामीटर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम था तो रेशो में जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट वुड बी रिमेन सेम 1:1। लेकिन अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशो पूछी जाती तो ऑब्वियसली डेट डिपेंड्स अपॉन द मैसेज, तो फिर मैसेज ऑफ द गैसेस को कंपेयर करते हुए हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक मीटर मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर दे दिया गया। अब हमारे पास ये फार्मूला लगा PV is NKT where K is a बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यूज याद होंगी तो ये कैलकुलेशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। N/V लेना था तो हमारे पास होगा क्या, ये KT इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यूज गिवन थी, K की वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। दोबारा इसे किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, केल्विन स्केल में, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। इसको ऑपरेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये 10⁵ है, ये हमारे पास -23 और ये +2, 10⁻⁻21 हो जाएगा और ये ऊपर जाकर ऐड हो गया। अब आपने क्या किया, ये 3 को 1.38 से मल्टीप्लाई किया तो ये तकरीबन 4 आंसर निकल आएगा। 1/4.25 होता है। तो डेट्स व्हाई अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो ये 2.5 × 10⁻+25 आंसर निकल आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हम कहते हैं दैट इज द सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर एनर्जी। और ऑल द मॉलिक्यूलर एनर्जी का मतलब है हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी भी लेनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का सम लेना होगा। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जीज लेनी है। लेकिन अगर मोनोटोमिक गैसेस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें सारी पोटेंशियल एनर्जीज का सम लेना होगा। देखिए हम जनरली यहां पर जो बात कर रहे हैं, चार्ज तो है नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को तो डिस्कस नहीं कर रहे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम अभी KMT थ्योरी में पढ़ा है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि ये एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे होते, जो जीरो होती है, तो डेट्स व्हाई एक्चुअली इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर निकल आएगी, डेट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला अगर मोनोटोमिक आइडियल गैस की बात कर रहे होंगे। और आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी किससे चेंज होती है, टेम्परेचर से। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन था। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए भी टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता।
एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन की कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम यहां पर स्टेट फंक्शन में हमेशा चेंज मेजर कर रहे होते। तो दैट्स ए मेन फीचर होगा कि हम डेल यू मेजर करेंगे। अब देखिएगा, सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमेशा अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करती। वजह, हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ किससे चेंज हो सकती है? टेम्परेचर से। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज सिर्फ टेम्परेचर से आ सकता है तो ऑटोमेटिकली पाथ फॉलोड इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर क्या था, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हम इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, हम इसमें सिर्फ चेंज मेजर करेंगे। ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करेगी। जरा ये बात ध्यान में लेकर आए, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करेगी। चैप्टर नंबर 4 में यही प्रॉपर्टीज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ाए। तो एक और एमसीक्यूज हो गया कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये सेम एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फीचर्स में होती है। देखिएगा, एक बात देर में रखिएगा कि हमने बोला कि इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए टेम्परेचर में चेंज लाना जरूरी होगा। अब इसी बात को जरा क्वेश्चंस की शक्ल में देखते हैं। देखें, अगर मैं ये कहूं कि ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये अंडरस्टूड सी बात थी। आपसे ये ग्राफ बनाने के बाद कह दिया जाए, पैरामीटर्स दे दिए जाए, वैल्यूज इनिशियल एंड फाइनल दे दी जाए और आपसे कहा जाए इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करें, तो जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, बिकॉज इन दिस सिचुएशन डेल यू किसके बराबर निकलेगा? 0 के, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। आपसे क्वेश्चन ये दिया जाए कि ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ था और यहां पर एक साइक्लिक पाथ के ऊपर ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, मतलब इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, तो अभी भी 0। वजह यह है इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल टेम्परेचर ही फाइनल टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर का चेंज क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा? वो 0 होगा। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा, अभी हमने कहा ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं कर रही, डिपेंड किस पर कर रही है? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर। लेट्स सपोज हम यहां से चल रहे हैं, पैरामीटर P1, V1 एंड T1 थे, यहां पर पैरामीटर P2, V2 और T2 थे। इस चेंज लाने के लिए हमने 3 पाथ को फॉलोड किया। एक तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ था, ये सेकंड पाथ है और ये थर्ड पाथ है। आपसे क्वेश्चन आ जाए किस पाथ में इंटरनल एनर्जी का चेंज ज्यादा से ज्यादा होगा, तो किसी भी पाथ में ज्यादा से ज्यादा नहीं निकलेगा, बिकॉज ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है। तो दैट्स व्हाई जो डेल यू पाथ नंबर 1 था वही डेल यू पाथ नंबर 2 होगा और इसी का आंसर डेल यू पाथ नंबर 3 के बराबर निकलेगा। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास सेम इंटरनल एनर्जी के चेंजेस की शक्ल में अपेयर होगा। एक कॉन्सेप्ट अगला वर्क एंड हीट का ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, हमारे पास जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होता है तो फिजिक्स में हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जाए तो हम इसे नेगेटिव लेते हैं। कन्वेंशन साइंस हैं, याद रखने अच्छी तरह से। अगर हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम दी जाए तो ये पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द सिस्टम ली जाए तो ये हम नेगेटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन साइंस है, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। देखो, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऑटोमेटिकली प्रेशर हमने एक वाई एक्सिस पर लिया, वॉल्यूम हमने कहां पर लिया हुआ? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो दैट्स व्हाई हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन निकल आएगी। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इसे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास रिलेशन निकलेगा, जो वर्क डन होगा वो P इंटू डेल्टा V के बराबर होगा। अब याद रखिएगा, वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट था चैप्टर नंबर 4, वर्क अब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी हो गया। एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया ले लूं तो देखें यहां पर हमारे पास एक हाइट क्या है? प्रेशर, और ये वाला क्या है? V1 और V2, तो ये डेल V लिखा जाएगा। तो डेट्स से ये एरिया हमारे पास एक्चुअली प्रेशर इंटू डेल्टा वॉल्यूम है और इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क। तो एरिया ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ भी वर्क डन ही के बराबर होता है। डेट्स से अगर कभी प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया गया और उसमें कोई भी शेप बना दी जाए और आपसे कहा जाए कि यहां पर आपने इसका वर्क डन लेना है, तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आप सिंपल उस शेप का एरिया ले लीजिएगा, वही वर्क डन होगा। लेट्स सपोज अगर जो शेप है वो ट्रायंगुलर शक्ल में बनी हुई है तो हम इसे हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे। अगर शेप जो है
जो हमारे पास अभी डिस्कस हुई रेक्टेंगल की शक्ल में है तो लेंथ इनटू विड्थ ले लेंगे, अगर सर्कल की शक्ल में है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ले लीजिएगा तो वही वर्क डन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, देखिए अगर लेट्स सपोज इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम से हम मूव करके प्रेशर इनटू द टू वॉल्यूम तक चले गए तो वर्क डन कितना होगा, तो कितना होगा जी वर्क डन, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज कितना था, वॉल्यूम का चेंज 2v माइनस v। लेट्स सपोज हम pv स्टेट से 2pv 3v स्टेट पर चले गए तो अभी भी वर्क डन निकल आएगा, डेट इज द डेल p इंटू डेल v। प्रेशर में कितना चेंज आया 2p माइनस p, वॉल्यूम में कितना चेंज आया 3v माइनस v तो 2v, तो हमारे पास ये 2p इंटू v निकल आएगा। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर, प्रेशर वॉल्यूम की स्टेट से हम 3pv पर चले गए, क्या चीज कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो अब किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अब वर्क क्या होगा जीरो होगा। वजह क्या है जी, क्यों वर्क जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है पिस्टन उसी जगह पर रुक गया। अगर डिस्टेंस तय नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली वर्क डन नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखिएगा, अगर पैरामीट्रिकली आपको वैल्यूज दी गई हो और उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो उस वक्त वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, द आंसर शुड बी जीरो। इसके बाद हमारे पास जी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हम कहते हैं हम किसी भी सिस्टम को जितनी हीट देते हैं उसमें वो हीट कुछ वर्क डन में अपेयर होती है और रिमेनिंग हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को राइज कर देती है। दैट्स ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वेयर Q इज द हीट एनर्जी, डेल U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W इज द वर्क डन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखिएगा, Q और W के साइंस जो हैं वो हमने पहले तय कर लिए, उसके अकॉर्डिंगली लगाए जाएंगे। दैट्स व्हाई आप साइन जब लगाएंगे तो फिर प्रॉपर आपके पास आंसर निकलेगा। ध्यान में रखिएगा, अगर हम हीट गिवन टू द सिस्टम दे रहे होंगे तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर राइज में आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा और अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव लिया जाता है। जी आगे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 4 प्रोसेसेस हैं, हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। उनके कुछ पॉइंट्स, उनके ग्राफ याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारी बुक में पहला प्रोसेस दिया गया है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, आइसोथर्म, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी क्या बोली जाएगी, वो कांस्टेंट ही होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो डेल यू का फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या होगी, अगर डेल यू जीरो हो गया तो क्यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर निकलेगा। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेट से प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होगा, ये एग्जैक्टली बॉयल्स लॉ को होल्ड कर रहा होगा। डेट से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ निकलेगा और इस हमारे पास जो कर्व को हम आइसोथर्म कर्व बोलते हैं। याद रखिएगा जितने भी स्लो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे आइसोथर्म होते हैं। चैप्टर नंबर 8 में एक और फिनोमिना डिस्कस हुआ था, हमने कहा था जो स्पीड ऑफ साउंड है वो न्यूटन के अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रोपेगेशन होगी वो आइसोथर्म होगी। दैट्स ए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इलास्टिक मॉडुलस किसके बराबर निकलता है, तो वहां पर हम प्रूव कर रहे थे वो इलास्टिक मॉडुलस किसके बराबर निकला था, वो प्रेशर के बराबर निकला था। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है एडियाबैट। तो दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, जिसमें हम ना हीट एंटर ना लीव करवाते हैं सिस्टम से, neither the heat enter or leave from the system, that's why Q कांस्टेंट हो जाएगी। Q कांस्टेंट होने का मतलब है डेल Q क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो एडियाबैटिक के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखेंगे, डेल Q जीरो हो गया तो that's why either that can be written as W is equal to the minus del U, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस W is equal to del U। ये दो प्रोसेसेस हमें किस चीज को लीड कर रहे हैं, देखें W के साथ प्लस का साइन हमें लीड कर रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ होगा, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो पिस्टन अपवर्ड लिफ्ट हुआ होगा, तो दैट्स व्हाई दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हीट तो हमने दी नहीं तो ये वर्क डन कैसे हो गया, तो हमें यहां पर नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि दैट वर्क इज डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट्स व्हाई डेल यू के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया। दिस मींस दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल कर जाता है।
अब याद रखिएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में W की वैल्यूज पॉजिटिव और डेल U की वैल्यूज नेगेटिव ली जाएगी। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अपने आंसर का चॉइस लेना होगा। माइनस W इज डेल U। माइनस W का मतलब क्या है? माइनस W का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये कंप्रेशन होगी, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन का हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन में डेल U के साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो डेट्स व्हाई टेम्परेचर क्या कर चुका होगा? राइज कर चुका होगा। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन में W के साथ नेगेटिव का और डेल U के साथ हमारे पास कौन सा साइन आता है? वो प्लस का साइन आता है। एक बात और याद रखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अब बॉयल्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 8 के अकॉर्डिंगली लैप्लेस ने क्या कहा था? जो स्पीड प्रोपेगेशन है वो एडियाबैट है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अब इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज क्या निकली थी? दैट इज द गैमा P। फिर गैमा क्या था? वो CP ओवर CV की रेशियो थी। इसमें बाकी दो प्रोसेसेस हमारी बुक में मेंशन नहीं किए गए, लेकिन हम क्विकली उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जाएगा? W का फैक्टर जीरो कर दें तो ये Q इज इक्वल टू डेल U लिखा गया। आइसोकोर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंगली आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी पैरेलल टू द y एक्सिस के। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट हो जाएगी? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो वर्क डन हो जाता है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट लॉ एज इट इज एप्लीकेबल होता है, तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब जहां पर जो ग्राफ बनेगा उसे आइसोबार बोलेंगे, और आइसोबार का ग्राफ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है बट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हीट इज गिवन टू अ सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। अगर हम हीट जो है वो किसी सिस्टम को दे दें तो उसके टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए मस्ट राइज, फौरी तौर पर स्टूडेंट इसी ऑप्शन पर टिक कर जाते हैं। ऑप्शन बी है मे राइज, ऑप्शन डी है मे नॉट चेंज। देखो पॉसिबल है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो। अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया तो हमारे पास इसका मतलब है हीट देने से भी इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेट्स व्हाई इस वक्त करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? बोथ बी एंड सी। मस्ट राइज वाली ऑप्शन लाजमी तौर पर ठीक नहीं है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं, मैं उसको क्वेश्चंस की शक्ल में समझा रहा हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, हीट नीदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर। हीट जो है वो सिस्टम में ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, तो तब सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? मस्ट रिमेन सेम, मे राइज, मे फॉल, बोथ बी एंड सी। अभी हमने एडियाबैटिक पढ़ा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम हीट ना एंटर कर रहे थे ना लीव कर रहे थे, तो उस सूरत में टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, टेम्परेचर फॉल भी हो सकता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने कहा था टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमने कहा था टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो डेट्स व्हाई हमारे पास बोथ बी एंड सी वाली ऑप्शन ठीक हो सकती है। एडियाबैटिक में एक्चुअली हम बार बार पढ़ा है कि जब वर्क डन होता है ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। Which of the following process provides the maximum work done on the system? हमारे पास प्रोसेसेस दिए गए, ये लाइन आइसोबार है, आइसोथर्म, एडियाबैट। आपको नजर आ रहा है एडियाबैट में आइसोथर्म की निस्बत ज्यादा स्लोप होता है, तो डेट से अगर आपके पास दो कर्व आ जाएं तो आपको आइसोथर्म और एडियाबैट की कर्व ऑलमोस्ट एक जैसी बनती हुई नजर आएंगी, बट याद रखिएगा एडियाबैट की कर्व आइसोथर्म से मोर स्टीपर होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम एग्जैक्टली एडियाबैट की कर्व को ढूंढ सकते हैं। वजह यह है कि आइसोथर्म में PV कांस्टेंट था, जबकि एडियाबैट में PV की पावर गैमा कांस्टेंट थी, और गैमा की पावर जो गैमा की वैल्यूज होती है वो हमेशा लार्जर देन 1 होती है, तो डेट से यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा निकलेगा, तो ये कर्व ज्यादा स्टीपर बन जाएगी। ये कर्व आइसोकोर की है, तो हमने बताना है कब मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो वर्क डन किसके बराबर है? अभी हम फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि ये एरिया लेना है अंडर द PV डायग्राम, तो आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ा एरिया किसका बनेगा? आइसोबार का, तो डेट से सबसे मैक्सिमम वर्क डन किसका होगा? आइसोबार का। उससे कम एरिया किसका बन रहा है? आइसोथर्म का, तो डेट से इससे आइसोथर्म का वर्क जो है आइसोबार की निस्बत थोड़ा कम निकलेगा। एडियाबैट का एरिया आइसोथर्म से भी कम बन रहा है, तो डेट से ये एक्सप्रेशन यहां पर आ गया। तो वर्क डन
आइसोबार सबसे ग्रेटेस्ट होगा, उससे कम आइसोथर्म का वर्क होगा, उससे कम एडियाबैट का होगा, और आइसोकोर में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो यहां पर तो वर्क डन निकलेगा ही नहीं, तो डेट से ये सबसे लीस्ट वर्क डन निकलेगा, डेट इज इक्वल टू द 0। हमारे पास लास्ट टॉपिक है जी आज की डिस्कशन का, डेट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? Q इज इक्वल टू C एंड डेल्टा T, वेयर Q इज द हीट एनर्जी, C इज द स्पेसिफिक हीट, N इज द नंबर ऑफ मोल, डेट्स वाई इसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? Q ओवर N डेल्टा T। इसके यूनिट्स क्या होंगे? डेट इज द जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट की हम फर्दर दो डेफिनेशंस लिखते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो जाएगा, दैट्स वाई हमारे पास QV डेल U के बराबर आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, और QV को मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली CV डेल्टा T लिखूंगा, मैंने N को 1 मोल के लिए कंसीडर कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल QP डेल U प्लस W के बराबर आएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आएगी, वर्क डन भी होगा, दैट्स वाई ये CP डेल्टा T आ गया। यहां से मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा U एज इट इज आ जाएगा, W आ जाएगा, और W को हम पहले पढ़ा है P इंटू डेल्टा V भी होता है। आपको यहां पर वादे तौर पर नजर आ रहा है, अगर आप सेम राइज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं, यहां पर आप जितनी हीट देंगे वो सारी की सारी टेम्परेचर के राइज में अपेयर होगी, डेल्टा U में अपेयर होगी, जबकि यहां पर जितनी हीट देंगे उसमें कुछ टेम्परेचर में राइज आएगा, बाकी रिमेनिंग से क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए QP की वैल्यूज जो है वो लार्जर निकलेगी एज कंपेयर टू द QV। इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए डेल UP इज इक्वल टू द डेल UV, ये गलती नहीं करनी। राइज इन टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या आया होगा? सेम ही होगा। क्यों? वजह क्या है? डेल्टा TP इज इक्वल टू द डेल्टा TV। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, वो हमने कंडीशन ही लगाई कि सेम राइज इन टेम्परेचर था, बट अभी हमने डिस्कस किया QP की वैल्यूज QV से लार्जर निकलेगी। अगर QP की वैल्यूज QV से लार्जर है तो CP की वैल्यूज भी किससे लार्जर निकलेगी? CV से। देखिए, गैमा किसके बराबर होता है? CP ओवर CV, जबकि अगर हम इसी रिलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो CP माइनस CV किसके बराबर आ जाएगा? R के। डेट से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, दो मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशो किसके बराबर होती है? डेट इज द गैमा। दो मोलर स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस किसके बराबर होता है? डेट इज R। अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें तो CP और CV के फॉर्मूलाज हम इन टर्म्स ऑफ R एंड गैमा भी डिफाइन कर सकते हैं। देखें, यहां से CP किसके बराबर आ जाएगा? गैमा CV के। अगर मैं CP की वैल्यूज लगा दूं गैमा CV माइनस CV R, तो CV कॉमन निकला, ये गैमा -1 और ये गैमा -1 इधर जाकर डिवाइड होगा, तो CV का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द R एंड गैमा क्या निकलेगा? R ओवर गैमा -1। अगर ये वाली वैल्यूज उठाकर मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं तो CP का फॉर्मूला क्या आ गया? गैमा R ओवर गैमा -1। तो ये फॉर्मूलाज भी आपने याद रखने। देखिए, हमने क्या कहा? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? डेट इज द PV गैमा इज इक्वल टू द कांस्टेंट। अगर ये PV गैमा इज इक्वल टू द कांस्टेंट है तो ये हमारे पास एडियाबैट एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसके अलावा दो और एडियाबैट प्रोसेस होते हैं। देखें, PV nRT के बराबर है तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? nRT ओवर वॉल्यूम के। मैं अगर प्रेशर की जगह पर यहां पर ये वैल्यूज लगा दूं, मैंने 1 मोल ऑफ अ गैस को कंसीडर किया तो डेट से ये 1 हो गया RT बाय V। अब देखें, R दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो आंसर कांस्टेंट ही रहता है। तो यहां पर T एज इट इज आ गया और ये V की पावर -1 थी तो ये V गैमा -1 हो जाएगी, तो ये भी एडियाबैट है इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर हम यहां पर वॉल्यूम की वैल्यूज यहां से रिप्लेस करते हैं तो ये RT ओवर P और इसकी पावर गैमा है तो इसकी भी पावर हमें गैमा लेनी पड़ेगी। फॉर 1 मोल ऑफ गैस डिस्कस कर रहे थे तो डेट से N1 ले लिया। अब यहां पर R की पावर गैमा इधर जाकर डिवाइड होगा, R भी कांस्टेंट, गैमा भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर कांस्टेंट ही निकलेगा। तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यहां पर T की पावर तो गैमा निकल आएगी और ये P की पावर 1 है और ये ऊपर जाकर माइनस गैमा, तो T पावर गैमा P पावर 1 माइनस गैमा, ये डेट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्म है एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो डेट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अब हम कल इंशाल्लाह ताला इस कॉन्सेप्ट्स और इस फॉर्मूलाज पर बेस करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे टेस्ट की शक्ल में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।